नमस्कार, मेरा नाम है सम्राट आर्य और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर धर्म रक्षक पे। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और इनके द्वारा जो गुजरात के इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें सीएम का जो चेहरा है यशोधन गढ़वी पे, जो कि आज तक के लाइव शो अंजना ओम कश्यप के द्वारा होस्ट किया गया था। और चलिए चलते हैं, देखते हैं और परखते हैं इनको कि यह हमारे गुजरात के जनता के बारे में कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और क्या यह सोचते हैं हमारे देश के प्रति। सीधे मुकाबले में दिख रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे साथ आज पंचायत आज तक के मंच पर तमाम सवालों के जवाब देंगे और यशोधन गढ़वी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। अरविंद जी, आप यहां आए किस लिए? गुजरात ने बुलाया इसलिए। तो गुजरात जीत रहे हैं इस बार आप? देखिए, जीत और हार तो जनतंत्र में जनता तय करती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जितना प्यार और जितना विश्वास जनता का गुजरात में मिला है, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और इसके लिए मैं गुजरात का और गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी प्यार और मोहब्बत उन्होंने दी है। लेकिन अंदर एहसास तो होगा, ये गुजरात है, 27 साल का बीजेपी का शासन, नरेंद्र मोदी अमित शाह की लोकप्रियता, ये बीजेपी का गढ़ है। यहां पर आपको कैसे लगता है कि आप काट खोज लेंगे? एक्चुअली जब मैं आया था मैं भी यही सोचता था जो अभी आप बोल रही हैं। यही सारी बातें मेरे भी दिमाग में थी कि गुजरात जा रहे हैं, 27 साल का बीजेपी का शासन है, इन लोगों का गढ़ है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जिस तरह से प्यार और मोहब्बत और विश्वास मिला और जिस तरह से लोगों ने बाहें फैला के और दिल खोल के स्वागत किया, तो ऐसा लगता है कि 27 साल के बाद अब गुजरात बदलाव चाहता है, बदलना चाहता है गुजरात। 1 साल में पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेता है। 27 साल के बाद अब गुजरात एक नई राजनीति, आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, नई सोच है, नया इंजन है। डबल इंजन को जंग लग गया है, वो डबल इंजन कोयले का इंजन है, हम बिजली से चलने वाला इंजन है। तो जैसा कि आपने सुना, महाशय ने यह कहा कि यह बिजली से चलने वाले इंजन है, बाकी सब कोयले के हैं। खैर कोई बात नहीं, आधुनिक भारत है और सभी लोग चाहते हैं कि आधुनिकता बढ़ती रहे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनका प्यार अचानक से गुजरात के लिए कैसे आ गया। जब भी कभी भी नए राज्यों में इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर इनका प्यार बढ़ते चला जाता है। लेकिन मुझे तो ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि इनके जो जन्मदाता हैं, यानी आम आदमी के जो जन्मदाता हैं अन्ना हज़ारे, वो कहाँ चले गए, उनके प्रति इनका प्यार कहाँ गया। मतलब जब तक राजनीति रोटियाँ चमकानी थी, सहारा लेना था, तो थे वहाँ पर अन्ना हज़ारे। लेकिन जब इनका मकसद पूरा हो गया तो अन्ना हज़ारे पता नहीं कहाँ चले गए, कभी भी उनका जिक्र भी ये करते नहीं हैं। तो भाई साहब, सीधी सी बात है, प्यार कहाँ से मिल रहा है? प्यार आते रहता है और जाते रहता है। पहले इनको अन्ना हज़ारे से प्यार मिलता था, काम हो गया, प्यार ख़त्म हो गया। उसके बाद कुछ समय के लिए किरण बेदी एक मास चेहरा बनी हुई थी इनकी पार्टी की, तो उस समय प्यार था तो ज़रूरत थी, प्यार ख़त्म हो गया तो उनकी भी ज़रूरत ख़त्म हो गई। इस हिसाब से जितने भी सारे राज्य हैं, जब भी वहाँ किसी तरह की कोई इलेक्शंस होंगी तो वहाँ पर अचानक से इनको जनता के द्वारा प्यार मिल जाएगा और जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे तो प्यार पता नहीं कहाँ जाएगा। वो लोग आप भी समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए आगे की वीडियो देखते हैं, उनकी मानसिकता की जाँच करते हैं। तो लोग नया इंजन चाहते हैं, नई सोच चाहते हैं, नया। 500 भी ऐसे नहीं थे जो मुद्दों के बाहर हों। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि पिछले 3 साल के अंदर, जब पत्रकारिता छोड़ी उससे 3 साल से अंदर, मैं जो मुद्दा उठाता था उसके चलते 10,000 करोड़ किसानों के खाते में मैंने डलवाए थे। तो इन बरखुरदार से या इन सर से मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बस इतना बता दें कि आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि 10,000 करोड़ किसानों के खाते में, मतलब 10,000 करोड़ किसान है या फिर 10,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में? क्योंकि अगर मामले देखे जाएं तो दोनों में आपने गलत और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी हैं। क्योंकि 10,000, पहली बात तो 10,000 करोड़ जनसंख्या हो नहीं सकती है, इसका मतलब आपने 10,000 करोड़ रुपए की बात की है। तो 10,000 करोड़ आप समझ सकते हैं यहाँ पर इसका मतलब कि जो इसकी पहली सरकार थी उन्होंने इनको पूरा समर्थन दिया होगा। ये अपने घर से तो 10,000 करोड़ किसानों को दिए नहीं होंगे, ये किसानों के साथ गए होंगे, जो कार्यालय होते हैं, किसान के सेंटर्स होते हैं। इसका मतलब कि जो मौजूदा सरकार है उसने अपनी प्रतिक्रिया पॉजिटिव दी है। तो आप भला ये कैसे कह सकते हैं कि जो बीते 3 सालों में आपने 10,000 करोड़ अगर दिलवाए हुए हैं अपने किसी
संवैधानिक कार्यालय में बैठे हुए कार्यकर्ताओं से, तो फिर आप पिछली सरकार के ऊपर दोष आरोपण भी नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ये माना जा सकता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड बातें ना करें। एक तो आप सरकार का खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं सबको। सरकार बनी हुई रहती है खिलाने के लिए, चलिए आप खा भी रहे हैं, सरकार का खिला भी रहे हैं, लेकिन कम से कम खा तो ले रहे हैं, लेकिन उनके थालियों में छेद तो ना करें। ये गलत बातें हैं ना। क्या आप कहना चाहते हैं कि मतलब मैं आकर मैं खिलाऊंगा? तो सही बात है, अगर जनता को जब लगे ऐसा कि आप खिलाने के लायक हो गए हैं तो बिल्कुल 10,000 करोड़ रुपये तब खिला दिए हैं। अब पता नहीं वो 10,000 रुपये अपने आप पॉकेट से खिलाए हैं। अगर आप ऐसा कहते हैं तो बात ही कुछ और है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कहाँ से लाएं, लेकिन अगर आपने 10,000 करोड़ अगर पिछली सरकार से ली है तो इसका मतलब बस एक ही मुद्दा बनता है कि पिछली सरकार की सहमति होगी या किसान के प्रति उनकी उत्तर जो दायित्व होता है वो पॉजिटिव होगा कहीं ना कहीं। तो सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं। सिमिलर है सब। मेरा तो एक सपना है कि लोग मुख्यमंत्री को मिलने आते हैं, गांधीनगर आते हैं। क्यों आते हैं? मुख्यमंत्री उनके घर नहीं जा सकता क्या? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो मैं यहां से चैलेंज करता हूं, सरकार आने के बाद 27 मिनिस्टर और एक मुख्यमंत्री दरबार खुले में भरेंगे और उनके जिले में जाएंगे। 7 बजे से बैठ जाएंगे हम, ठीक है। सुबह 7 बजे से कलेक्टर के साथ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों के साथ बैठ जाएंगे और जिसको भी समस्या आए लेकर आए, शाम तक ऑन द स्पॉट निर्णय लिया जाएगा। ये होती है राजनीति। और इसके लिए तो भाई साहब की सुने बातें, मतलब हैरत की बात है कि मतलब इनके जो प्रमुख, जिनको ये अपना प्रमुख मानते हैं, भगवान मान लीजिए मानते हैं अरविंद केजरीवाल को या यशोधन गढ़वी जी ने, तो कभी अपने भगवान से इन्होंने यह नहीं पूछा कि दिल्ली में कितने बजे बैठे थे और कितने बजे शाम तक किसी भी आम नागरिक की जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण किए थे। मैंने तो कभी नहीं देखा सुबह को, इन 7-8 सालों में, कि सुबह को 7 बजे से बैठकर अपने ऑफिसरों के साथ और शाम को जब तक निर्णय ना ले लिया जाए, कंक्लूजन पर ना पहुंचा जाए, तब तक ये उस मुद्दे को छोड़ते नहीं थे। और है कि सवाल पंजाब में भी दिखाई दे रहा है, पंजाब में इनकी सरकार बनी हुई है, तो पंजाब में भी दिखाई दे रहा है कि कितने 7 बजे से बैठकर और शाम को बैठने वाले ये हुए हैं। तो ना ये दिल्ली में 7 साल में कभी बैठे, ना वो कभी पंजाब में बैठे हैं, और आज आप यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं कि भाई हम लोग जैसे ही सरकार आएगी तो सुबह को 7 बजे से बैठेंगे। कभी दिल्ली में इनको ना कहा कि आप बैठें। तो सारे ये जितने भी चोचलेबाजी है ना आप लोग जो कर रहे हैं ना, ये हमारे देश को पूरी तरह से आप लोग बर्बाद करके ही मानेंगे। क्योंकि अगर आपकी मानसिकता ऐसी है कि आप एक आम नागरिकों के अगर सारे समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, तो भाई साहब झूठ ना बोले ना, कम से कम झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने कभी, आप मुझे दिखा दीजिए, 7-8 साल से आप लोग हैं, पिछली बार आपकी पंजाब की सरकार बनी, कहाँ पर 7 बजे आप बैठे हैं? कहाँ जनता दरबार लगाकर आप बैठे 7 बजे से? और कहाँ अपने निर्णय शाम होते होते सारे ऑफिसर के साथ आपने निर्णय किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी गरीब के लिए निकाल लिया? तो ये झूठ कम से कम भ्रम ना फैलाएं। अब आपको तो गुजरात में जीतना है किसी तरीके से, चाहे झूठ बोले या सच बोले। तो खैर लगे रहिए, इससे तो मुझे कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन आम जनता तो देख रही है आपकी ड्रामेबाजी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और उनकी वीडियो को आगे देखते हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर इस देश के अंदर कोई बच्चा पैदा हो, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार है, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो। और उसको अच्छी शिक्षा फ्री में देने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये फ्री भी नहीं है, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। अगर इस देश के अंदर कोई बीमार होता है, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलने का अधिकार होना चाहिए, और उसे अच्छा और फ्री में इलाज देने की जिम्मेदारी सरकारों की है। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर इनकी बातों को सुना कि देश के जितने सारे बच्चे हैं सभी को फ्री में शिक्षा मिलना चाहिए। देश के जितने भी सारे बुजुर्ग हैं या किसी तरह के व्यक्ति हैं तो उनको एक स्वस्थ स्वास्थ्य मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। भाई साहब आप पूरे इस देश को छोड़िए, पहले आप जो दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि कहाँ पर आप स्वच्छ शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वच्छ स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कहाँ पर करवा रहे हैं? आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं ना, तो आपने गवर्नमेंट स्कूल को तो बढ़िया बनाया, हो सकता है आपने बनाया, बिल्कुल बनाया भी, और बहुत सारे इंजीनियर्स भी आपके हो सकते हैं स्कूल से निकले होंगे 7-8 सालों में, लेकिन उसका रिकॉर्ड तो मैंने कभी देखा नहीं ना। उसका कभी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कहीं दिखाया गया कि भाई मैंने सरकारी स्कूल में काम किया है तो मेरे जो इन 8 सालों में देखिए मैंने इन बच्चों को ये बनाया है। अब रह गई सवाल ये तो खैर अलग बात है, लेकिन अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। चलिए मान लीजिए जिसके माता पिता समर्थ हैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए, वो तो चले जाएंगे और उस पर आपका ध्यान रहेगा। लेकिन आप एक बात बताइए कि जो फुटपाथ पर पड़े हुए बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, वो भीख मांगकर इधर उधर घूमकर अपने ज़िंदगी का गुजारा करते हैं, क्या आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि उनको भी रेस्क्यू करना चाहिए? उनके प्रति भी तो दायित्व आपका बनता है। वो कहाँ जाएंगे? क्या वो आएंगे खुद चल के सरकारी स्कूलों में कि मेरे को एडमिशन लेना है?
उनके पास तो 2 पैसे नहीं रहते कमाने के लिए। कभी आप फुटपाथ पर जाकर देखें कि कितने सारे अनाथ बच्चे पड़े हुए हैं, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, चाहे वो पंजाब हो या फिर वो आपका दिल्ली हो, वहाँ दिखाई नहीं देगा ना। तो कहीं ना कहीं आप एक योग्य शासक तभी बनते हैं ना दिल्ली के, जब आप गली कूचों में जाकर देखते हैं कि जिनके माता पिता नहीं हैं और वो बच्चे ऐसे ही फुटपाथ पर अपने, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, क्या दुख उन पे बीत रहा है, वो आपको उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जो बच्चा आया एडमिशन लेने के लिए सरकारी स्कूल में, उसको आप, वो हर देश में होता है, हर देश में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर होते ही होंगे ये सारी योजना। हमारे इंडिया में जो 28 स्टेट्स हैं और बाकी के जो यूनियन टेरिटरीज़ है वहाँ पर भी होते हैं। मेरे पास में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पर भी बच्चों को खिलाया जाता है, अच्छे से पढ़ाया भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी 19-20 होती है हर जगह। लेकिन आप इसको एक इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं सभी को स्वच्छ दूंगा, ये दूंगा। तो आप पहले देख तो लीजिए ना भाई कि फुटपाथ पर पड़े हुए बहुत सारे ऐसे अनाथ बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जिनके माता पिता, जिनके बच्चों ने उनके माता पिता को घर से बाहर निकाल कर फेंक रखा है, आपको उन पर दिखाई नहीं दे रहा है और आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें और डिंगे मार रहे हैं। तो चलिए, ये सारी बातें आपको मुबारक हो। हम लोग समझ सकते हैं कि आप गुजरात में जीतने के लिए जितने स्तर तक गिरना होगा ना, आप गिर जाएंगे। ठीक है, चलिए, हमें वीडियो देखनी है और फिर प्रतिक्रियाएं देनी है। इनकी अगली प्रतिक्रिया सुनते हैं वीडियो को देखने के बाद। आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि हम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है? अंजना जी, मैंने देखा है आप छठ पूजा करती हैं छठ पूजा? बिल्कुल, हम धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अरविंद जी जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उन्होंने माता जी की, लक्ष्मी जी की पूजा की और उनके मन में एक विचार आया कि यार डॉलर के सामने रुपया गिरता ही जा रहा है। दूसरा कि मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी। पहली चीज़, इन्होंने ये कहा कि डॉलर का प्राइस गिरता ही जा रहा है। भाई गिरेगा क्यों नहीं? अगर हमारे देश में आप फ्री कर देंगे सारे संसाधनों को तो डॉलर तो बढ़ेगा ही, पैसा तो गिरेगा ही। क्योंकि हमारे घर में अगर 4 मेंबर होते हैं, अगर 4 में से 1 मेंबर या फिर 1 मेंबर भी अगर कमाना बंद कर दे तो उसका इम्पैक्ट जो होता है बाकी के 3 मेंबर पर पड़ेगा ही। और अगर बाकी के मेंबर पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो घर की जो इकोनॉमिक है वो तो डाउन होगी ही। ठीक उसी तरह से हमारा जो यह देश है वो 28 राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से मिलकर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे एक राज्य में इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हमारे भारत और सेंट्रल गवर्नमेंट पर पड़ेगा ही। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत अच्छी बात आपने कह दी कि भाई बढ़ रहा है, घट रहा है। तो आप तो सीधा ये बताना चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान में सरकार है उसने उसकी कुछ नीति हैं जिनमें इतनी सारी समस्याएं हैं। तो भाई साहब, पहली बात तो ये है कि फ्री करना बंद करो, ठीक है ना। हमारा भारत इतना भी लाचार नहीं है कि हमारा भारत 2 पैसे देकर और बढ़ नहीं सकता है आगे। तो आप तो सबसे पहली बात हमारे युवा पीढ़ी को कमज़ोर कर रहे हैं कि पैर से चलो मत, हम आपको आर्टिफिशियल पैर दे देंगे चलने के लिए। आपको तो रोज़गार देना चाहिए था, ना कि फ्री देना चाहिए था। रोज़गार देना चाहिए था ताकि बच्चे आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो क्लियर कट ये बात पता चल जा रही है हम लोगों को कि कोई बात नहीं, डॉलर तो बढ़ेगा ही और इंडियन रुपये घटेगा। क्योंकि आपने तो पंजाब और दिल्ली में तो अपना कारनामा कर ही दिया है, आने वाले गुजरात में भी आपने अपना कारनामा कर देंगे। चलिए आगे इनकी वीडियो देखते हैं। यह गिरता ही जा रहा है। दूसरा कि मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, लेकिन एक विचार ये आया कि चलो एक बार ये लक्ष्मी जी की और गणपति जी की अगर नोट पर, चलनी नोट पर अगर तस्वीर आ जाए तो माता जी की कृपा हो सकती है। तो इसमें मैं ये मान रहा हूं बीजेपी वालों को इतनी दिक्कत क्यों है? बीजेपी पूरा देश इंतजार कर रहा था। सही है यार, ये अच्छी बात है और कोई गलत बात नहीं है। बीजेपी वालों ने इतना जोर शोर से विरोध किया कि नहीं, लक्ष्मी जी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, गणपति जी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अरे क्या बात है यार, आप क्या बोल रहे हैं? ये तो मुझे लगता है कि बीजेपी वालों से पूरा देश नाराज हुआ इस मामले में। यार क्या है, अगर माता जी की मैंने भी धनतेरस को पूजा की थी, लक्ष्मी जी की आपने भी की होगी, सबने की होगी। और लक्ष्मी जी हम धनलक्ष्मी कहते हैं ना, धनलक्ष्मी माँ कहते हैं। और एक तरफ गांधी जी की है, दूसरी तरफ गणपति जी, और लक्ष्मी जी आ जाए तो शायद कृपा हो जाए, बन जाए बात। अरविंद जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप तो आईआईटी के इंजीनियर हैं सर, इतने पढ़े लिखे हैं, तो सिलेबस में डाल दिया जाए कि अगर अर्थव्यवस्था सुधारना है तो भगवान की फोटो लगा दो। पहली चीज तो बीजेपी वालों से भी आप ये पूछना कि भैया आपको भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने से एतराज क्यों है? पूरे देश में किसी को एतराज नहीं है, केवल बीजेपी वालों को एतराज है कि भगवान गणेश और भगवान लक्ष्मी की तस्वीर नोट के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। क्यों? दूसरी चीज, आपने कहा कि मैं आईआईटी से इंजीनियर हूं। आईआईटी से इंजीनियर होने का ये मतलब नहीं है कि सारे आईआईटी से पढ़ने वाले लोग नास्तिक होते हैं।
लोग नास्तिक भी होते हैं, लोग आस्तिक भी होते हैं। जो आस्तिक होते हैं वो भगवान पे भी विश्वास करते हैं, भगवान के आशीर्वाद पे भी विश्वास रखते हैं। जो नास्तिक होते हैं वो भगवान पे भी विश्वास नहीं रखते, भगवान के आशीर्वाद पे भी विश्वास नहीं रखते। अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। तो इन भाई साहब से आखिर किसने कह दिया कि हमें हमारे देवी देवताओं की तस्वीर जो है नोटों के ऊपर चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरी राय माने तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे देवी देवताओं की जो तस्वीर है वो नोटों पर छपना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है रास्ते चलते बहुत सारे ऐसे राहगीर होते हैं जिनके पैसे गिर जाते हैं, और तो और इसके साथ साथ किसी के पैर भी लग जाते हैं नोटों पर, जिससे कि देवी देवताओं के ऊपर पैर लगना ये कहीं ना कहीं हमारे आस्था को चोट पहुंचाता है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नोटों को अपने थूकों के सहारे गिना करते हैं, यानी कि हमारे देवी देवताओं वैसे जगह पर रहेंगे जहां लोग रोज़ ज़िंदगी में थूक लगा लगा कर हमारे देवी देवताओं को, यानी कि थूक खत्म, नोट थूक खत्म, फिर थूक लगाएं, फिर गिने, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसा कि आपने बताया कि जो आस्तिक है वो रखेगा, जो नास्तिक है उसके लिए कुछ भी नहीं मायने रखता है। तो बिल्कुल सही, जो नास्तिक होगा उसके घर में भी पैसा रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए डॉलर आएगा, आप कहीं बाहरी देश से डॉलर मंगाएंगे उसके लिए, तो वो नास्तिक जो है वो तो क्या करेंगे कि इसकी कोई गारंटी भी आप नहीं दे सकते हैं। वो अश्लील शब्दों का प्रयोग आए दिन करते रहते हैं, उल्टे पुल्टे नाम या किसी तरह की कुछ शब्दों का चयन करके लिखते रहते हैं जो कि सही नहीं है। तो इसकी गारंटी आप ये भी नहीं दे सकते हैं कि हमारे देवी देवताओं के चित्रण का गलत प्रयोग वो लोग ना करें। इसकी गारंटी भी तो आप नहीं दे सकते हैं। इसलिए भाई साहब, हम लोग इतने भी सहिष्णु नहीं हैं कि इतना कुछ बर्दाश्त करें अपने देवी देवताओं के प्रति। और रहेगी बात अगर देवी देवताओं की तस्वीर की बात, तो हम सनातनी और हम हिंदू भाई बहनों को पता है कि हमारे देवी देवताओं का स्थान कहाँ है। वह हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे आत्मा में रहते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह की राय लेने की कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। और रहेगी बात दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की, तो वो क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन आप ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं ना हमारे धर्म को लेकर, ये गलत है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि कहाँ पर हमारे देवी देवताओं को रखना है। आप लोग अपनी राजनीति रोटियों को सेकने के चक्कर में हमारे धार्मिक स्थल और हमारे देवी देवताओं को हमेशा घुमा फिरा कर लेकर आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और बस आप सतर्क रहिए, क्योंकि आप जो चोंचलेबाजी कर रहे हैं गुजरात की जनताओं के लिए, मतलब वो जितने भी गुजरात के हिंदू हैं या फिर सनातनी भाई हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी बातों को सुनकर और आपके ये चंगुल में घिर जाएंगे, तो ऐसा नहीं, अभी आपको गुजरात ने अपने सर पे नहीं बैठाया है, अभी पैर के नीचे ही हैं। तो ये आस्था का मजाक करना बंद करें और बेहतर रहेगा कि कोई डेवलपमेंट वाले काम को करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेगी। तो थोड़ा बोले तो सोच समझ के बोले। और कोई भी, आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं और आपको पता है कि आपकी हर एक बात पूरे देश के 135 करोड़ जनसंख्या वाले लोग सुनते हैं, तो कुछ भी बोले सर तो सोच समझ के बोले, क्योंकि इतनी घटिया बातें आपको शोभा नहीं देती हैं। अंत में मैं अपने सभी भाई बहनों से इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि इन बहरूपियों और कट्टरपंथियों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि ये अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के कंधों पर बहुत अच्छे तरीक़ों से बंदूक रखकर चलाना जानते हैं। और इनसे जितना दूर रहा जा सकता है उतना ही हम सभी के लिए सही रहेगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे या ऐसा लगे कि मैंने इसमें कुछ अहम मुद्दों को रखा है और आपके लिए अगर ये लाभदायक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अपना ख्याल रखिएगा।